नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, जहां आप लोगों को दिख रहा होगा। आज हम बात करेंगे मॉडल ई के केस स्टडी के ऊपर। आप बोलोगे सर ये मॉडल ई तो है ही नहीं रिटेल बैंकिंग में। मॉडल ए, बी, सी और डी, जो लास्ट वाले हमारे 5 यूनिट्स हैं जिनको हम लोग एडिशनल पेपर कहते हैं, उसे हम मॉडल ई कहते हैं। और ये जो मॉड्यूल आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको केस स्टडी बताए गए हैं, जिसमें केस स्टडी 2 तरीके के केस स्टडी हैं। एक केस स्टडी होता है क्या जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और एक जो बेसिकली थ्योरी वाइज है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं आज का सेशन आपको बहुत बेनिफिट हो। और वन रिक्वेस्ट सभी लोगों से करता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जल्दी से इस लिंक को कॉपी करें और सभी लोगों तक इस सेशन को पहुंचा दें। ठीक है, सभी लोगों का वेलकम करते हैं। चलिए, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ये टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्री ईएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये प्री ईएमआई होती क्या है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन के बाद, इट्स माय प्रॉमिस। चलिए, एक कंडीशन है द होम लोन सैंक्शन टू मिस्टर राजू, और याद रखिएगा जो भी मैं आज डेटा करा रहा हूं वो सारा आपकी आईआईबीएफ की बुक का है। मिस्टर राजू इज 10 लाख, यानी उन्हें 10 लाख रुपीज लोन दिया गया फॉर हाउसिंग लोन। ठीक है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और द बैंक हैज डिसबर्स 2 लाख। इसमें से 2 लाख रुपए का जो लोन है वो डिसबर्स कर दिया गया, यानी पार्ट पेमेंट में। ठीक है, द बैंक हैज डिसबर्स 2 लाख रुपीज द फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन 1 मई 2021, यानी जैसा ही 1 मई हुआ लगभग पहला पार्ट बैंक ने डिसबर्स कर दिया। ठीक है, अब आपको यहां क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्री ईएमआई इंटरेस्ट पेबल एवरी मंथ, यानी हर मंथ में जो आप ईएमआई पेड करेंगे उसी को आपको कैलकुलेट करना है। अब यहीं पर लोगों को लगता है सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। बिल्कुल, आपको जब भी एग्जामिनेशन में प्री ईएमआई की बात करेगा तो आपको सिंपल आपको बस ये फॉलो करना है, दैट्स ऑल। मतलब जो हमारा फॉर्मूला हम लोग को पता है जिसको कहते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आपको बस यही फॉर्मूला फॉलो करना है, मतलब और कुछ नहीं। याद रखिएगा इस अमाउंट की कोई वैल्यू नहीं है। बैंक जब भी कैलकुलेट करेगा आपकी ईएमआई तो वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा। आपको देना स्टार्ट कर देना है पहले से ही, क्योंकि जैसे ही आपको लोन सैंक्शन हुआ योर ईएमआई हैज बीन स्टार्टेड नाउ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जिसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी मतलब हमारा टाइम हो गया। अगर हम वैल्यू को डालते हैं तो 2 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, क्योंकि याद रखना अभी आपका प्रिंसिपल यही है, अभी यही अमाउंट आपका डिसबर्स हुआ, यानी होता क्या हम इस पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो 2 लाख रुपए यहां हमारा प्रिंसिपल हो गया, 10% दिया हुआ है, और क्योंकि हमें मंथली निकालना है तो हमने मंथ में कन्वर्ट किया, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ गई आप देख रहे हो, विच इज कॉल 1667। ये आपका हो गया विच इज कॉल प्री ईएमआई। इसे हम क्या कहेंगे, विच इज कॉल प्री ईएमआई। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये क्या होता है इसको समझिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यानी कि आपको ऐसे सारे पॉइंट्स को मैं लगातार डिस्कस करा रहा हूं अपने क्रैकर बैच में, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं कि इसलिए इसकी बेसिकली परिभाषा क्या है। तो कहता है जब भी हम ईएमआई पेमेंट करते हैं तो ये बेसिकली कब स्टार्ट हो जाता है, ये जब स्टार्ट होता है जब आपका 1 मंथ आफ्टर फुल डिसबर्समेंट, यानी आपसे जैसे ही आपका डिसबर्समेंट स्टार्ट पूरा दिया गया ईएमआई आपकी स्टार्ट हो जाती है, अंटिल फाइनल डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट कमेंस, यानी जब तक पूरा पैसा नहीं होगा, द बोरोवर पे इंटरेस्ट, यानी आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट पेड करना होगा ऑन द पोर्शन ऑफ लोन डिसबर्स इंस्टॉलमेंट, यानी कि जैसे मैंने क्या बोला कि जो अमाउंट आपको पहली बार में सैंक्शन किया गया
उसी बिहाफ पर आपको उस अमाउंट का आपको निकालना होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और याद रखना, जो आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो उसी को कहते हैं हमारा प्री ईएमआई इंटरेस्ट। आई होप आज के बाद कभी डाउट किसी को नहीं होगा। जब भी एग्जामिनेशन में प्री ईएमआई पूछेगा, आपको जो अमाउंट डिसबर्स किया गया है आपको उसी अकाउंट पर, उसी अमाउंट पर आपको करना होगा कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपली आप इसे ऐसे समझो कि सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है ऑन द अमाउंट जो डिसबर्स किया गया। जो प्री ईएमआई इंटरेस्ट होता है इज पेबल एवरी मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ईच डिसबर्समेंट अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईएमआई। यानी ईएमआई पेड होने के पहले, भाई कॉमन सी बात है, 10 लाख रुपए का जो वैल्यू होगी उसकी ईएमआई अलग निकलेगी। तो ईएमआई पूरा होने से पहले, मतलब जब तक बैंक आपको पूरा अमाउंट सेंशन नहीं कर दे रहा है तब तक अगर मैं कहूं तो जो भी अमाउंट आपको सेंशन किया जा रहा आपको उसका निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। और याद रखना उसे ही हम लोग कहते हैं प्री ईएमआई, ठीक है। आई होप ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, आज के बाद कभी किसी को डाउट नहीं होगा। नाउ एक और थ्योरी पार्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू हाउसिंग प्रॉपर्टी। जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, आपका सेल्स डीड थ्रू विच द एप्लीकेंट हैज एक्वायर टाइटल टू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ऑफ सेल अलोंग विथ पट्टा। अक्सर आप सुनेंगे पट्टा। पट्टा क्या होता है? ए टाइप ऑफ लैंड डीड इशू बाय गवर्नमेंट टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली आपका सेल्स डीड मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी अब आपके नाम से है, यू आर द ऑनर, यू आर द ऑनर टू रिपे योर मीन्स वट एवर योर लायबिलिटी कह सकते, जो भी आपको करना होगा। अगर मैं कहता हूं तो पॉइंट नंबर 2, अगर पेरेंट सेल है ना, अगर मान लो उसके पहले का कोई एग्रीमेंट शामिल नहीं है, तो उस केस में हमारा जो पट्टा है यानी कि हमारा जो ये डीड है ये भी काम देगा। चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 13 सालों तक, जो बताए आपका सारा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी पर ऐसा तो नहीं कभी कोई लीगली ड्यू है या कोई मॉर्गेज है, तो अगर वो नहीं है तो उसके लिए आपको जमा करना होगा आपको दिस सर्टिफिकेशन, जिसको कहते हैं इनकम्बरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जहां पर आप ये हाउसिंग ले रहे हैं उसका अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। याद रखना ये सारे हाउसिंग प्रॉपर्टी है जो लोन वैल्यूएशन में बैंक वेरीफाई करता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं पेरेंट डॉक्यूमेंट 30 साल के होना चाहिए, लीगल ओपिनियन फ्रॉम द बैंक्स एडवोकेट सर्टिफाई करे कि यस दिस इज द क्लियर टाइटल टू बी प्रॉपर्टी, कोई इशू नहीं होगा। लेटर ऑफ अलॉटमेंट होना चाहिए फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड या सोसाइटी के द्वारा कि यस दैट प्रॉपर्टी टू बी हैंड ओवर दैट पर्सन, ये इनकी जिम्मेदारी है अब, ठीक है। एंड कॉपी ऑफ अप्रूव्ड लोन की प्लान की बात हो रही है। एंड द लास्ट वन, लाइसेंस परमिट फॉर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एंड एस्टिमेटेड वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अप्रूव्ड वैल्यू। तो याद रखना ये सारे अगर मैं कहूं तो ये सारे ही हमारे डॉक्यूमेंट है जो कि हम बैंक हाउसिंग प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करने पर देखता है, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय द इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रिकॉर्ड एश्योर दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनी लीगल और मॉनेटरी ड्यू सच एज अनक्लियर्ड लोन और मॉर्गेज। मतलब ये बता रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल आप इसको वैल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूं, एक छोटा सा केस स्टडी आपके सामने है, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। सेक्शन 58A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइन करता है कि मॉर्गेज एज ए ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफाई immovable property for the purpose of security
फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और बी एडवांस बाय वे ऑफ ए लोन एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेबिट, यानी अगर नीड पड़ी तो आगे चलकर, और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू द प्रिकॉनरी लाइबिलिटी, मतलब इकोनॉमिकली लाइबिलिटी इज नोन एज द प्रिकॉनरी लाइबिलिटी कहते हैं। मतलब सिंपल सा कि एज पर द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइन है साफ साफ कि मॉर्गेज मीन्स क्या होता है। ठीक है, उसकी परिभाषा है कि हम आपके इंटरेस्ट जो आपका प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल है, अगर मैं कहूं दिस इज नॉट ए मॉर्गेज, यह मूवेबल है, हाउसिंग लोन दिस इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो कहता है ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो दिस इज 100% ट्रू हो गया, दिस इज 100% क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऐसे ही मोर केस स्टडी के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, जिसका नाम है क्रैकर बैच में। कैसे लॉगिन करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको मैं अगर कहूं तो आपको सबसे पहले विजिट करना होगा ओली बोर्ड की साइट पर। जैसे आप ओली बोर्ड की साइट पर जाएंगे ना, तो देखिए आपको दिखेंगे मल्टीपल बैचेस। इसमें जो सबसे पहला वाला बैच है ना, अगर मैं कहूं आपको, दिस इज कॉल्ड, दिख रहा होगा आपको यहीं पर, जीआईबी क्रैकर बैच। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बैच में मैं डेली मल्टीपल केस स्टडी करा रहा हूं, डेली एमसीक्यू करा रहा हूं। इस बैच में आपको एनरोल होना है। जैसे आप जाएंगे तो अबाउट में आइएगा, और अगर हो सके तो याद रखिएगा आपसे यहां पूछा जाएगा कि क्या क्या डिटेल, सारी डिटेल आपको देखेंगी, और यहां पर आपको आना है बाय कोर्स में। जैसे ही आप बाय कोर्स में आएंगे ना, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखा हुआ है जीआईबी क्रैकर बैच, जहां पे 2100 एमसीक्यू होंगे, सिर्फ मेरे पेपर के नहीं, रिटेल बैंकिंग के। आपको मेरा पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंडियन इकोनॉमी मिलेगी, साथ में पीपीपी मिलेगा, एंड साथ में आपको मिलेगा पेपर 3 विच इज कॉल्ड प्योर अकाउंटेंसी। चारों पेपर मिलेंगे आपको। प्राइस है ओनली 4000, बट टेंशन नहीं लेना है। आप जैसे ही कोड यूज करेंगे जिसका नाम है हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करना, और यहां टाइप करना आपको RAJEEV राजीव। जैसे ही आपने राजीव टाइप किया और रिडीम किया, देखिए ये प्राइस कितना हो गया। अभी 2 दिनों पहले इसका ऑफर में प्राइस था 1799, डिमांड ज्यादा हुई, इस स्पेसिफिक लोगों ने इसको ज्यादा परचेस किया, इसका प्राइस देखिए बढ़ गया। अगर आपने आज इनरोल नहीं किया तो टुमारो हो सकता है प्राइस और इंक्रीज हो जाए, तो आज ही इनरोल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें टॉपिक भी कवर करना है, तो सबसे बेस्ट जो अगर कोई बैच है जिसका नाम है जीआईबी सुपर एलीट, अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है। इस 1 महीने में रिटेल बैंकिंग, पीपीपी और वेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, ये सारे टॉपिक जो भी जेआईबी ने लॉन्च किए होंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, सारे स्पीड टेस्ट, ऑल न्यूमेरिकल, ऑल केस स्टडी, वो सारे बैचेस का आपको मिलेगा एक्सेस। सो प्लीज यूज कोड और इस बैच में आप एनरोल करें। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरी वन। यहाँ पे जाना है, 2 वैलिडिटी है, एक है 6 मंथ की और एक है 12 मंथ की। मेरा सजेशन आप लोगों को है प्लीज आप अवेल करें 12 मंथ्स का। भगवान ना करे कोई पेपर अगर नहीं हो पाता है तो आप दिसंबर में एग्जाम दे पाएंगे, तो उसके लिए आपके पास वैलिडिटी होगी। जाना है, यहां टाइप करना है RAJEEV, मैं फिर से कह रहा हूं RAJEEV, और रिडीम करिए। देखिए ओनली 3749, और आप इस सारे यानी आपके पास अगर आप देखो तो ओनली आपको देना होगा 3749 रुपीज, और आप सारे बैच के लिए आपके पास हो गया एक्सेस। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको कराया है केस स्टडी, ऐसे ही मैं डेली कराऊंगा उस बैच में, और सिर्फ मैं ही नहीं कराऊंगा, हर मेंबर आपको कराएगा। तो आज ही इनरोल करें जीआईबी क्रैकर बैच में यूजिंग द कोड राजीव, और जुड़िए सिलेक्शन बैच के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैच में कैसे एनरोल करने हैं। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी कहते हैं कि टॉपिक हो या डाउट हो, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। और एक देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है एट द लास्ट इस मॉडल का। ये आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको उसी मॉडल में ऐड है। ये मॉडल ई का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है द कंसीडर द लोन अमाउंट अंडर हाउसिंग लोन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर मैं कहता हूं द प्रॉपर्टी इज ज्वाइंटली हेल्ड विद द स्पाउस
and the spouse is co-borrower. Okay, very nice. The property is held in single name and the spouse stand as a guarantor. The borrower's son or daughter who has steady income, the salary is routed through bank account and joined as a co-borrower. Very ठीक है. Expected rental less taxes, cess, etc. in case the house flat being purchased is proposed to be rented. Regular income from all source can be considered to arrive at total eligible loan amount. तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए एवरीवन. चलिए, तो यहां पर ये सारे आंसर होंगे. द आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव. चलिए, तो दिस इज द सोल्यूशन जहां आपको एनरोल करना है एज सुन एज पॉसिबल, जहां सिर्फ मेरी क्लास नहीं मिलेगी, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं. ये इंग्लिश मीडियम बैच है, ये आपका बायलिंगुअल बैच है. यहाँ क्लासेस 10 PM पे मेरी होती है और यहाँ क्लास होती है मेरी 9 PM पर. ठीक है, और ऐसे ही जुड़े रहिए ओलीबोर्ड टीम के साथ. अपने फ़ोन में इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड GIB CIB को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब करिए. और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल जहां आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. एंड वन मोर थिंग, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा डाउट आपको लगता है, आप मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके. वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू. थैंक यू.